10 फीट बाय 10 फीट की जगह दी थी। मगर आप आज देखते हो किसी के पास 2 रूम का कमरा है, किसी के पास 4 रूम का कमरा है, किसी के पास 10 रूम का कमरा है। अपने आउट ऑफ कंट्री के बांग्लादेशी लोगों को रहने के लिए जगह दे देते, नाला बना देते और कवर के अंदर पानी छोड़ देते। कुछ कभी तो रोकना पड़ेगा ना। एक गलत काम हो रहा है उसको कभी कोई अपनी जिंदगी तक जाने दो, पैर वहां तक जाने दो। आज तक मैंने लाइफ में किसी को मतलब मैं तमाचा नहीं मारा और मैं ये चीजों में बिलीव ही नहीं करता। मगर कहने वाले लोग उसको डिस्टॉर्ट करते, तोड़ मरोड़ के ये बात करते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर मस्जिद लोग में नमाज पढ़ना बंद कर दिया है, नमाज पढ़ना रोकना चाहते, मस्जिद को तोड़ना चाहते हैं। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने डंके की चोट पे एडवर्टाइज दी है पेपर में, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी में ये काम होता है। तो हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं हम लोग यानी एक जात का वॉर अल्लाह ताला से डिक्लेयर कर रहे हैं। लोगों को ऐसा हो गया कि भाई मुफ्त की जगह है, जब जाओ मकान बना लो रह लो, ऐसी वाली मामला हो रहा है। तो हालात नासूर की तरह बिगड़ चुके हैं। इस्लाम का जो ये अपने बात है कि कब्रिस्तान में किसी को रहना नहीं चाहिए, उसको मानते नहीं है, इसीलिए लोग रह रहे हैं। और कब्रिस्तान 15,000 वार का है, उससे भी बड़ी जगह का एंक्रोचमेंट ऑलरेडी हो चुका था। अहमदाबाद के गोमतीपुर इलाके में मौजूद चारकोड़ा कब्रिस्तान बीते दिनों नशे का हॉट स्पॉट बन गया था। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इस नए मारपीट के मामले की वजह से ये कब्रिस्तान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस कब्रिस्तान की देखरेख अहमदाबाद की सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी कर रही है और इस वक्त हमारे साथ इस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा ट्रस्टी रिजवान कादरी साहब मौजूद हैं। उनसे ही बातचीत करते हैं कि ये पूरा मामला क्यों है और लगातार इस कब्रिस्तान को लेकर विवाद क्यों होता रहता है। रिजवान भाई, खासतौर से देखें जब ये कब्रिस्तान बना था तो उस वक्त कितने लोग इसमें बसे हुए थे और उनको बसाया गया था या अवैध तरीके से लोग आ गए यहाँ पे? देखो, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी 1914 से कायम हुई है और जिस तरह से वक्फ होता है, किसी साहब माल ने ये कब्रिस्तान वक्फ किया हुआ है। ये तकरीबन कब्रिस्तान 1,10,000 स्क्वायर यार्ड का करीब है। ये बहुत बड़ी जगह है। मैं काफी लोगों को एग्जांपल देता हूं कि जुआपुरा का कब्रिस्तान देखे तो मतलब मैं जुआपुरा की बस्ती के सामने सिर्फ 15,000 स्क्वायर यार्ड का कब्रिस्तान है, उसके सामने 1,10,000 फुट का 10,000 स्क्वायर यार्ड का कब्रिस्तान है। वो आप सोचे कितना बड़ा कब्रिस्तान है। आप वहां जाके देखते हो तो काफी बड़ा कब्रिस्तान नजर भी आता है। अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं आज के कब्रिस्तान का जो हालात है वो देख के हमारा सबका दिल दुख जाता है कि ऐसी बदतर हालत कैसे हुई। वो बदतर हालत के जवाबदार कुछ हद तक हम ट्रस्ट है, कुछ हद तक अवाम भी है। 1969 में अहमदाबाद में राइट्स हुए थे। राइट्स के अंदर मतलब में काफी लोगों को तकलीफें हुई थी। उस वक्त अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के ट्रस्टियों ने एक अच्छी नीयत से उस वक्त के हालात के मारे लोगों को कब्रिस्तान में रखने के लिए जगह दी थी। हालात के मारे लोगों को कब्रिस्तान में रखने के लिए जगह दी। वक्त आते आते मतलब में ऐसा माहौल हो गया कि वो लोग वहां से निकल नहीं रहे थे। तो उस वक्त के ट्रस्टियों ने हालात को नजर में रखते हुए ऐसा डिसीजन लिया कि ये लोगों को मतलब ये लोगों से किराया लेना वसूल करना चाहिए, अदरवाइज ट्रस्ट को लॉस जा रहा है। ये चीज चलता रहा। एक दौर ऐसा भी आया 1999 में कि जब मतलब में वो वक्त के ट्रस्टियों को ऐसा लगा कि हम लोग किराया ले रहे थे, कब्रिस्तान में किराया लेना जायज नहीं है और कब्रिस्तान में मगर किसी को मकान रखने के देना जायज नहीं है, तो वो चीज गलत है, उसको बंद करना चाहिए। तो 1998 से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने कब्रिस्तान में से कभी भी किसी से किराया नहीं लिया। मैं इसको ऐसा बताऊंगा कि भाई 68 से 98 यानी तकरीबन रफली 69 है, मगर हम लोग 40 अपने जो 30 साल के अंदर मतलब में ऑलरेडी ये लोग रहे और उसके बाद के अभी के 24 से मतलब 98 यानी 26 साल, यानी एक दौर है जो मतलब 29 साल का, एक दौर है 26 साल का। 29 साल ये लोग रहे, जब उनने मतलब 29 साल में शुरुआत के 2-3 साल उन्हें किराया नहीं दिया, फिर बाकी वक्फ कमेटी ने किराया लिया और 98 से किराया बंद किया। ये हम लोग बात कर रहे हैं जायज लोग रहने, जिसको वक्फ कमेटी ने तस्लीम किया था कि ये लोग रहने चाहिए। कितने लोग थे ऐसे लोग सिर्फ 100 लोग थे। और अभी कितने लोग? अभी मोर देन तकरीबन 600 से 700 लोग इस तरह से लोग रह रहे। और जो कब्रिस्तान की जगह थी वो शुरुआत में कितनी थी और अभी मौजूदा वक्त में कितनी जगह बची हुई है फिलहाल जो कब्रिस्तान जहां पर है? इतना कह सकते हैं कि जो 1,10,000 वार जगह थी उसके अंदर तकरीबन 20 से 25,000 वार जगह इसी तरह से अनलीगल एंक्रोचमेंट, यानी जो 25,000 वार मैं बोलता हूं तो उसको आप सोच सके जुआपुरा का कब्रिस्तान 15,000 वार का है।
उससे भी बड़ी जगह का एंक्रोचमेंट ऑलरेडी हो चुका था। ये जो पूरा मामला आया उसको लेकर आप कैसे देखते हो और ये पूरा मामला तूल क्यों पकड़ रहा है? देखो, कोई भी मामला तूल क्यों पकड़ता है कि किसी न किसी को तो गलत तकलीफ होती है, और वेस्टेड इंटरेस्ट लोग वाले। सिर्फ सिंपल एक बात कहूं कि शरीयत में, इस्लाम में, कब्रिस्तान में कोई कभी रहना या कभी अपने कोई भी चीज जायज नहीं है। जो सच्चा मुसलमान होता तो सोचता ही नहीं, कब्रिस्तान को खाली करके चला जाता, उसका दिल ही बोलता, उसका जमीर बोल देता, तो उसको मतलब किसी को मेरे जाके आपके साथ जाने की कहने की जरूरत नहीं है। यानी इसका मतलब एक चीज समझ लो कि ऐसे लोग रह रहे हैं जो लोग मतलब में इस्लाम का जो ये अपने बात है कि कब्रिस्तान में किसी को रहना नहीं चाहिए, उसको मानते नहीं है, इसीलिए वो लोग रह रहे हैं। एक ये बात है। मामला ये जोड़ क्यों पकड़ रहा है वाली बात है कि दो चीजें हैं। हम लोग ने मतलब मैं इसको भी दो सेट में मैं डिवाइड करूंगा। एक बात वो है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ऑलरेडी मतलब वक्फ बोर्ड के अंदर गई हुई है। सेक्शन 54 के तहत ये लोगों को खाली करने की नोटिस भी दी है, उसका इंप्लीमेंट करने का प्रोसीजर भी ऑलरेडी चल रहा हुआ है। मगर आज के दौर का बात यह है कि गवर्नमेंट की लॉ की प्रोसीजर बहुत स्लो है। इसकी वजह से इसको मतलब मैं एग्जांपल के मतलब मैं कोई इंप्लीमेंटेशन अभी तक गवर्नमेंट ने एक को भी मतलब मैं निकालने का ऑर्डर नहीं किया। उसके सामने हर रोज हर हफ्ते कोई ना कोई नए नए मकान बनते जाते हैं, क्योंकि वो गुजराती में कहते हैं बूढ़ी बावड़ियों खेतर। लोगों को ऐसा हो गया कि भाई मुफ्त की जगह है, जब जाओ मकान बना लो, रह लो, ऐसी वाली मामला हो रहा है। तो हालात नासूर की तरह बिगड़ चुके हैं। उसकी वजह से मतलब मैं कितने लोगों को ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं कब्रिस्तान में मतलब मैं ये चीज गलत है, उसको क्लीन करना है। पहले तो कब्रिस्तान में ये लोगों की वजह से नापाकी बढ़ रही है, बेअदबी बढ़ रही है कब्रिस्तान की। तो कितने लोगों ने ये लोग को इसको ये समझ के कब्रिस्तान की सफाई काम का काम स्टार्ट हाथ में लिया। उसको मतलब मैं एग्जांपल में एग्जैगरेट नहीं करता हूं, मगर एग्जांपल आपको दूंगा। वहां रहने वाले होते हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों को टॉयलेट में ऊपर में बिठाते हैं, मतलब मैं उनके घर का कूड़ा कचरा वहीं पे फेंकते हैं। उनके घर के मतलब मैं कह सकते हैं कि छोटे बच्चों के मतलब मैं हगीज मतलब मैं वहीं फेंकते हैं। औरतों के मतलब में सैनिटरी पैड भी वहीं फेंका जाता है, और अल्लाह माफ करे मगर ऑलरेडी वहां पे यूज कॉन्डम भी वहीं फेंकते हैं। है ना? आप सोचे कि ये सब चीज सोच के किस मुसलमान का अपने खुद नहीं खोल उठेगा। इसी तरह से वहां पे काफी लोगों को, मुसलमानों का मतलब मैं ये होता है कि उनको होता है कि ये गलत काम है, इसलिए सफाई करना चाहिए। वो सोच के मतलब एक सफाई की एक मूवमेंट चलती रही। मूवमेंट के दौरान में कितने लोगों को और लगा कि ये मूवमेंट की जड़ का है, तो जड़ को कब निकालना चाहिए, वो सोच के वो लोग ने मतलब मैं सोचा कि भाई ऐसे लोगों को दूर करने की कौन करना चाहिए। वो लोग हमारे पास आए, हमने बोला कि भाई हम वक्फ कमेटी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले नहीं सकती, और वक्फ कमेटी ने एक काम एक प्रोसीजर के हिसाब से ऑलरेडी करा हुआ है। वक्फ कमेटी ने ये आज से मतलब मैं केस नहीं किया है, ऑलरेडी मतलब मैं अपना सेक्शन 54 के तहत में 6 केस तो ऐसे है कि जिसको ऑर्डर पे आके बैठे हुए हैं, जिसको मतलब मैं वक्फ बोर्ड के मतलब मैं सीईओ के इंस्पेक्शन करना है, उसको ऑर्डर करना है। बाकी के तकरीबन 204 के करीब के केस ऐसे हैं जो ऑलरेडी उनको अपने उनको 2 नोटिस दे चुके हैं और 2 नोटिस के आगे की प्रोसीजर कर रहे हैं। मगर ये सब बात है, बहुत लेंथी प्रोसीजर है। 200 पे एक्शन ले रहे हैं 600। क्यों? क्योंकि जब तक लिस्ट बनता है वहां तक कितने और नए आ जाते हैं। अब बात वो है कि इसमें जो रहने वाले हैं, जो ऑलरेडी को लीव एंड लाइसेंस उस वक्त दिए थे, 100 लोग हैं। 100 में से भी कितने लोगों को मतलब मैं 20 साल पहले के करीब एक मुहिम चली थी, और मुहिम के अंदर उनके मतलब कितने लोगों को ऑलरेडी वटवा में जगह दे दी। कितने साहब माल लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा करके मतलब मैं लोगों को दिया, और यहां से लोगों को वटवा में जगह दे दी थी। तो ऐसे लोगों को तो खाली करके जाना बिल्कुल जायज की बात है। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट मिल चुकी है, तो वो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट लेने वाले में भी वहां से मकान छोड़ के यहाँ के रहने लगे। अच्छा। और वो देख के हुआ ये कि जो लोग छोड़ के गए थे उनको उनकी प्रिंट बची हुई थी, तो सोच रहे थे प्रिंट में हमने फिर से करना चाहिए, तो हमने क्या करा, वो जगह किसी और को किराए पे दे दी थी और रेवेन्यू जनरेट करने लग गए। तो वटवा में कितने लोग गए थे और वहां से कितने लोग वापस आ गए अपने मतलब? वो एग्जैक्ट डेटा भी फिलहाल मेरे पास मुंह जबानी नहीं है, क्योंकि वो देखना पड़े। मगर वटवा में इतना कह सकते हैं कि तकरीबन समझो नहीं कि 40-50 लोग गए, और उसमें से 12-15 यहाँ आ गए, और 12-15 लोगों ने फिर बाकी मतलब में और मतलब इलीगल एनक्रोचमेंट वही वहां से रहने वाले जिसने बना के किसी को किराए पे दिया। ये खाली सिर्फ एक नंबर की मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल देने के लिए। दूसरा ये देखा गया कि जो लोग वहां पर एक बार फिर से आए, वो लोग एक लंबे अरसे तक तो वहां रहे, लेकिन आपने बताया कि कुछ लोग किराए पे भी मकान चढ़ा के चले गए, और असल में है उनका, लेकिन दूसरे लोग किराए पे रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने मकान को भी बेच दिए, ये भी मामले सामने आए हैं। ऐसे कितने लोग हैं? देखो, मैं आपको डेटा एग्जैक्ट नंबर नहीं दे पाऊंगा, मगर एक चीज समझ लो कि नीयत साफ नहीं है। नीयत साफ होती तो जिसको 10 फीट बाय 10 फीट की एक छोटी सी एक कमरे की जगह देती थी, आज उनके बच्चे के बच्चे 50 साल हो गए तो 3 जनरेशन हो गई,
उनके बच्चों की शादियां हुई तो उन्होंने बाजू का एरिया कवर किया, एक कमरा बनाया, यानी जिसको एक रूम अलॉट किया था वो आज 3-3 4-4 रूम कमरे बना के रह रहा है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ऐसी वाली बात है। कितने लोग ऐसे होंगे कि मतलब उसके मकान है तो मकान का मतलब मैं साहब माल हो गए तो यहां से चले गए, मगर उनकी नीयतें सुधरी नहीं, तो नीयतें नहीं सुधरी तो उन्होंने जगह किराए पे दे दी थी। ऐसे रस्सी के काफी कोई मतलब तकरीबन एक बार हमने सर्वे किया था, तब तक हमें 26 से 28 रस्सी के कारखाने थे। अब वो लोग तो कैसे जायज मतलब आप चीजें सोच सकते हैं, उनको कारखाने यहाँ कर रहे हैं, उनको बिजनेस कर रहे हैं, उनको वो बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस से जो कमाते हैं वो मतलब उसका किराया देते हैं, और किराया ये लोग गलत, वो किराया कमा रहे हैं। हालात इस तरह से आएंगे। इसमें एक ही चीज कहूंगा कि फाइनली जवाबदार हम सब मुसलमान हैं। मुसलमानों की मतलब में जमीन और अल्लाह ताला से डर चला गया हुआ है। वक्फ की प्रॉपर्टी का मालिक होता है अल्लाह ताला, और हम लोग जो कुछ भी गलत कर रहे हैं वो अब सोचे, आज मेरी प्रॉपर्टी में बुरा होगा तो अपने गलत होगा तो मेरे को कितना बुरा लगेगा, मैं लाइन ऑफ एक्शन कुछ लूंगा कि नहीं लाऊंगा, कुछ भी काम करूंगा नहीं करूंगा। अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी में ये काम होता है, तो हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं हम लोग यानी एक जात का वॉर अल्लाह ताला से डिक्लेयर कर रहे हैं, अल्लाह ताला को नाखुश कर रहे हैं। ये चीज उनके दिमाग में से निकल चुका है, इसी वजह से तो आज ये मामला बना हुआ है। जो लोग वहां रह रहे हैं क्या वो सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को किराया देते हैं, और अगर देते हैं तो कितना देते हैं? मैंने अभी आपको वजह से बताया कि 1998 आज से 26 साल पहले वक्फ कमेटी के ट्रस्टियों ने डिसीजन लिया था कि भाई यहाँ का किराया लेना नहीं होना चाहिए, तो आज तक 26 साल से लेकर किसी से 1 रुपया भी लिया हुआ नहीं है। तो फिर एक्शन लेने में इतना वक्त क्यों लग गया? अब वो उसको यही बोलेंगे कि गवर्नमेंट की प्रोसीजर स्लो, हमारी कुछ प्रोसीजर स्लो, ये सब चीजों की वजह से मतलब मैं नासुर बन चुका और ये हालत हो चुकी है। इसी वजह से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने एक डिसीजन लिया। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने डिसीजन लिया कि ये प्रोसीजर जब तक चलती रहेगी, जब तक चलेगी, मगर वहां तक क्या करना चाहिए, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर मतलब लोग बाइक लेके जा रहे हैं, लोग रहने वाले बिजनेस करने वाले मतलब लोडिंग रिक्शा लेके जा रहा है, वो कुछ जा रहा है। तो वक्फ कमेटी ने एक डिसीजन लिया, वक्फ कमेटी ने डिसीजन लिया कि आने वाले वक्त के कितने वक्त के बाद कब्रिस्तान के अंदर व्हीकल के एंट्री अलाउ नहीं होगी। और दूसरी जानवर की बात करें, लोग मतलब में जानवर खुद पालते हैं, मतलब में ईद के टाइम पर, बकरा ईद के टाइम पे लोग मतलब में जानवर का मतलब यहाँ लाते हैं खुद, मतलब में यहाँ का एक बाजार लगता है, बाजार लगा के यहाँ जानवर बेचने की कोशिश करते हैं और ये सब काम करते हैं, और ये सब चीजों की वजह से नापाकी होती है, कब्रिस्तान का एहतराम नहीं रहता। तो उसकी वजह से मतलब अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने ये डिसीजन लिया, लोगों से मशवरा करा, मशवरा करने के बाद 25 अप्रैल को 26 4 को दिव्य भास्कर में और गुजरात टुडे में हम लोग ने एक जाहिर नोटिस दी। जाहिर नोटिस में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आने वाले 10 दिनों के बाद 5/5 के बाद अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी किसी को मतलब कब्रिस्तान में व्हीकल के एंट्री अलाउ नहीं करेगी। आज ये लोग यही बोल रहे हैं कि कब्रिस्तान के दरवाजे बंद कर दिए, नमाज पढ़ने को बंद कर दिए, यानी ये झूठ कितना फैला रहे हैं वो आपको सोचने वाली बात है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने डंके की चोट पे एडवर्टाइज दी है पेपर में, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है व्हीकल एंट्री और जानवर की एंट्री को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे। उसके बाद 5 तारीख के बाद हम लोग पुलिस स्टेशन में गए अपने पुलिस प्रोटेक्शन मांगने। पुलिस ने ये बनाया मतलब बात की कि भाई नहीं अभी इलेक्शन का माहौल है तो आप उसको डिले करें, तो हम लोग ने 10 तारीख को मतलब नक्की किया। 8 तारीख को पुलिस को फिर से हम लोग लेटर सबमिट करते हैं कि भाई हम लोग 10 तारीख को ये चीज इंप्लीमेंट करेंगे। उस दौरान के अंदर मतलब एक ग्रुप आया, वो ग्रुप में मतलब उस तरह से हमारे को सजेस्ट किया कि भाई आप ये जो कर रहे हैं थोड़ा फास्ट डिसीजन ले रहे हो और या अपने कब्रिस्तान में नमाजियों की तकलीफ होगी। हम लोग ने वो बात को समझा, उनकी बात को हम लोग ने यही सॉल्यूशन दिया कि कब्रिस्तान में यहाँ से व्हीकल तो हम अलाउ नहीं करेंगे, मगर अंदर हम लोग कोई कभी 2 व्हीलर व्हीकल या 3 व्हीलर के एक बंदोबस्त करेंगे जो बाहर ना जाए, जो मतलब में ज़ईफ है उसको यहां से लेके मतलब मैं बाहर उसका व्हीकल बाहर आके पार्क कर दे और वो व्हीकल ये व्हीकल में कब्रिस्तान का वक्फ कमेटी का व्हीकल में बैठ जाए और मस्जिद में चला जाए। ये हम लोग ने प्रोविजन करने का सोचा। उनके साथ मशवरा करके ये भी हम लोग ने सोचा कि मतलब मैं नमाज में मतलब मैं तकरीबन जुमा की नमाज में और मतलब मैं बड़ी रात में काफी लोग यहाँ पे आते हैं, तो जब पार्किंग रोड पे हो जाए तो रोड के अंदर दिक्कत होगी, वो भी एक अच्छी बात नहीं है। इंसानियत के नाते हम लोग ने ये सोचा कि कब्रिस्तान के दोनों गेट के आगे मतलब मैं कम से कम 250 से 300 2 व्हीलर का पार्किंग अच्छा सा बन जाना चाहिए। उसकी जगह का प्रोविजन ऑलरेडी हम लोग ने प्लान किया। और उनके कहने से मतलब मैं एक ग्रुप आया था, उनके कहने से उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि भाई आप सिर्फ 2 गेट रखते हो, उसकी जगह पे मतलब 2 रास्ते ऐसे है, एक अपने सैयद रियाज की चाल ऐसा कुछ बोलते हैं, वहां से एक रास्ता है, एक मतलब नारायण मिठाई वाले की जगह से वहां से एक रास्ता है। वो 2 रास्ते से मतलब रास्ते से मतलब आने के लोगों को आने के दीजिए कि लोगों को पैदल आने में कंफर्टेबल होगी और लोगों को मतलब तकलीफ नहीं होगी। तो वो उनकी बात जायज लगी, हम लोग ने वहां मुआयना करा और उस पर हम लोग ने तस्लीम किया कि नहीं आपकी बात सच है। तो हम लोग ने ये फाइनली डिसाइड किया कि ये 2 रास्ते और ये दूसरे 2 बड़े गेट, 2 बड़े यानी व्हीकल तो कभी कोई अंदर नहीं आएगा,
2 बड़े गेट से व्हीकल अंदर आएगा, सिर्फ पार्किंग में पार्क करेगा और फिर लोग पैदल कब्रिस्तान के लिए अपने ज़ियारत के लिए जाना चाहिए, फातिहा दरूद के लिए जाना चाहिए, तो उनके पैदल ही जाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई बाइक के लेके अपने उसके अम्मा अब्बा की कब्र या रिश्तेदार की कब्र पे बाइक लेके फुल छोड़ने जाएगा तो उसको ज्यादा सवाब मिलेगा। ऊपर से तो ऐसा आएगा कि पैदल जाएगा तो उसको ज्यादा सवाब मिलेगा। तो ये सोचने वाली बात है, और बाइक लेके जाएगा तो बेहुरमती होती है, वो गलत बात है। तो ये डिसीजन लेके हम लोग ने ये चीज इंप्लीमेंट किया, मगर कितने लोगों को मतलब ये चीज अच्छा नहीं लगा और उसमें झूठी बातें फैलाने की कोशिश करी। ये अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी, ये जो मारपीट की घटना हुई जिसके बाद से एक बार फिर से कब्रिस्तान सुर्खियों में आ गया, इसी की बात आप कर रहे हैं? हाँ, उसके पहले की मैं ये बात कर रहा हूँ कि मतलब ये वाली बात हुई। और मतलब मैं उस दौरान के अंदर मतलब मैं हम लोग भी वहां प्रेजेंट थे, कितने लोगों ने हमारे से भी बदतमीजी करने की कोशिश की, मगर हम लोग का दिल बड़ा है, हम लोग ये सब चीजों को सीरियसली लेते नहीं है। मगर अनफॉर्चुनेटली कितने लोगों को ऐसा लगा कि ये काम गलत हो रहा है, तो वो लोग मतलब मैं लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया, जो बिल्कुल नाजायज बात है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। और मतलब मैं इस्लाम में बहुत क्लियर कट बात है, और हमारा कायम बात ये रही है कि हम सबको साथ में जोड़ के लाना चाहते हैं। हम किसी को ये बड़ा ये छोटा हमारी नजर में नहीं है। हमारी नजर में तो वक्फ के लिए अल्लाह ताला के खुशी को राजी करने के लिए जो काम करता है वो सब एक इक्वल है, और सबको मतलब हम लोग इक्वल रिस्पॉन्सिबल गिनते हैं और सबको हम इक्वल रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा वक्फ कमेटी का बहुत क्लियर कट एजेंडा है, विदाउट लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिए बगैर हर एक मुसलमान हर दिल से बोलेगा। अब आपको भी मैं बोलूंगा कि कब्रिस्तान में व्हीकल लेके जाना होगा तो आपको भी लगेगा व्हीकल लेके जायज बात नहीं है। तो हम लोग ने ये बात जितने लोगों को भी करी, हर एक लोगों ने यही बोला कि नहीं, आपका डिसीजन सही है, कब्रिस्तान में व्हीकल को अलाउ नहीं होना चाहिए। मगर कहने वाले लोग उसको डिस्टॉर्ट करते, तोड़ मरोड़ के ये बात करते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर मस्जिदों में नमाज पढ़ना बंद कर दिया है, नमाज पढ़ना रोकना चाहते, मस्जिद को तोड़ना चाहते, मस्जिद को रोकना चाहते। और दूसरी एक मतलब मैं इल्जाम हमारे पे ये लगाने की कोशिश कर रहा है कि आप ये करके कब्रिस्तान की कितनी जगह को क्लीन करोगे, कब्रिस्तान की जगह को क्लीन करने के बाद मतलब मैं वहां पे बिल्डिंग बनाओगे। मैं बेशक सब लोगों को समझाता हूं कि बोलने वाला भी मतलब मैं क्या सोच के बोलता है उसको पता नहीं चलता। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के सब ट्रस्टियों की नीयत बिल्कुल साफ है। हम लोग ने हर बार बोला हुआ है कि आपको जहां भी लगता है कब्रिस्तान में, जो भी जगह पे लगता है, आप मदफून की मैयत आपकी मैयत वहां दफन कर दो। कब्र मतलब में तावीज हो जाएगा तो कोई वहां पर कोई भी बात करने की बात ही नहीं करेगा, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, वक्फ कमेटी कभी इलीगल कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करेगी। और अपने कब्रिस्तान के अंदर, कोई भी कब्रिस्तान के अंदर जीडीसीआर जो बोलते लॉ की एक बुक होती है उसके अंदर बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, कब्रिस्तान के अंदर मतलब में ऑफिशियल कोई बिल्डिंग बन नहीं सकती। तो मतलब मैं ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि गलत काम में अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी साथ दे, वो पॉसिबल नहीं है। ये चीज समझने की जरूरत है। मगर क्या होता है कि झूठ बोलते हैं, और मतलब मैं आजकल सोशल मीडिया में लोगों को भी मजा आता है कि ये हो गया, झूठ हो गया, उसको बढ़ाओ, आगे बात करो। मैं हर एक को हर बार बोलता हूं कि मुसलमान के कौम के बच्चों की या लोगों की ताकत है, जो ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और वो इस्तेमाल ये मीडिया का गलत इस्तेमाल, वो ताकत का इस्तेमाल है। जो भी मैं बोलता हूं उनको एक ही चीज बोलता हूं कि जो कुछ भी न्यूज आपके पास आते हैं एक बार चेक कीजिए और समझिए ये न्यूज में सच्चाई है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ले सकते हैं तो आगे फॉरवर्ड कीजिए, अदरवाइज अगर फॉरवर्ड मत कीजिए। नहीं हो तो आप उसके एक्टिव पार्टिसिपेंट बनिए, उसको किस तरह से अपने बात को उसको रोल कर सकते हैं, उसको बात को मतलब में इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके पार्ट बनिए। और अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में आइए और हमारे साथ जुड़िए, उसके पार्ट बनिए, और पार्ट बनकर सच्चाई के पार्ट के हिस्सेदार बनिए, अल्लाह ताला से इसका असर लीजिए। आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि जिन लोगों के साथ मारपीट की गई थी उस समूह में आप भी शामिल थे, कुछ महिलाओं ने आपका नाम भी लिया। मैं ये आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या कहेंगे आप? देखो, जो इंसान मेरे को जानता है, आज तक मैंने लाइफ में किसी को मतलब मैं तमाचा नहीं मारा, और मैं ये चीजों में बिलीव ही नहीं करता। सबसे बड़ी ताकत है कलम की ताकत और दिमाग की ताकत। ये ताकत मैं बहुत बड़ा यकीन करता हूं, और उसी वजह से आज अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को एक लेवल पे हम लोग ने लाके रखा हुआ है। अब ऐसे झूठे लोगों को मतलब मैं इतना ही मैं कहूंगा कि मतलब अल्लाह उनको हिदायत दे, झूठ बोलने से कुछ हो नहीं जाता, और मतलब मैं झूठ बोल के मतलब मैं वो लोग जो कुछ भी करना चाहते हैं वो उनका लुकआउट है। बेशक मैं छाती ठोक के डंके की चोट पे एक ही चीज कहता हूं कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी कभी भी इलीगल काम नहीं करेगी, और किसी इलीगल काम में हम लोग साथ नहीं देते। यानी वो सब चीज बेशक जो झूठ बोल रहा है उसको मैं, वो जिसने भी किया उसको इतना मैं बोलता हूं कि उस मजमा, एक इंसान तो छुपके से तो नहीं आया, उस मजमे में 100 इंसान होंगे, तो 100 इंसान में 100 इंसान को पूछ लो, मैं वहां प्रेजेंट था, हो ही नहीं सकता। ये झूठ है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अल्ताफ बासी का नाम आ रहा है इसमें, और पुलिस ने अल्ताफ बासी के खिलाफ FIR भी दर्ज किया है। क्या वो आपकी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं या वो एक समाज सेवक के रूप में वहां पर काम कर? देखो, मैंने अभी फिलहाल भी बताया कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के ट्रस्ट में कोई नहीं है, ऐसे कोई लोग नहीं।
अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने वहां एक मुहिम चल रही थी, कब्रिस्तान सफाई की मुहिम। जो टीम में लोगों ने काम कर रहे थे, वो टीम लोगों ने हमारे पे आके एक रिप्रेजेंटेशन किया कि भाई हम लोग ये चाहते हैं कि इसको मतलब में काम हो। हम लोग ने ये मुहिम के लिए मतलब में कितने लोगों का 21 लोगों का लिस्ट बनाया। 21 लोगों की लिस्ट में इनका भी नाम है। कितने लोगों ने कहा कि ये आदमी मतलब में काम करना चाहते हैं बेशक, और हम लोग ने ऑलरेडी उनको एक गाइडलाइन लिख के दी कि ये सब चीज के गाइडलाइन में आप जो कुछ भी काम करोगे लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिए बगैर काम करोगे, अदरवाइज मतलब में हम वक्फ कमेटी आपका कभी साथ नहीं देगी। क्योंकि वक्फ कमेटी एक संस्था है, संस्था लीगल काम करती है, लीगल काम कर इलीगल काम कभी कर ही नहीं सकती। तो ये ऑलरेडी वाली बात है। हम लोग ने कमेटी बनाई क्योंकि तो 21 आदमी की कमेटी इसलिए बनाना पड़ी कि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा काम होगा, ज्यादा तादाद से काम होगा। और इसमें सिर्फ एक बंदे को मतलब में लोग मतलब में निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, और जज्बाती कितने लोग होते हैं, जज्बात में कितने कौम के लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं और जज्बात में गलत काम भी कर लेते हैं। उनको भी मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई आपको जज्बात को कंट्रोल करो, आपकी नियत अल्लाह ताला देखता है, और उसको सिस्टमेटिक काम से काम कीजिए। हमारा तो ऑलवेज ये रहता है कि ये काम 100% होना चाहिए, प्रॉपरली इंप्लीमेंट होना चाहिए, और सब मुसलमानों के साथ में मिलकर इंप्लीमेंट करना चाहिए। किसी एक को सेहरा पहनने की जरूरत नहीं है। हम लोग हर बार क्या होता है कि अच्छा काम होता है तो भी एक को सेहरा पहना देते हैं, और बुरा काम होता है तो भी एक को सेहरा पहना देते हैं। काम एक टीम करती होती है, एक इंसान बंदा काम नहीं करता होता है। और मतलब में उसकी वजह से मतलब में ये काम अपने कोई भी काम टीम की वजह से होता है। तो इसके लिए किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहिए, और किसी एक की वजह से मतलब में कौम की संस्था का काम रुकेगा भी नहीं, और उसको बदनाम भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भी कहा जा रहा था कि बीते दिनों सामने आया था कि बहुत सारे लोग इस कब्रिस्तान के अंदर जाकर नशा करते हैं, और कुछ मीडिया रिपोर्ट भी आई कि चारतोड़ा कब्रिस्तान जो है वो नशे का हॉटस्पॉट बन गया। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए क्या कुछ कदम उठाया गया सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की तरफ से? देखो, अल्लाह माफ करे मगर ज्यादातर सब कब्रिस्तानों में ये सब चीज चलती रहती है। उसको रोकने के लिए ही वक्फ कमेटी ने ये निशाना किया कि मतलब में कैसा होता है कि ये सब चीज अपने गलत काम होते हैं, पुलिस में कंप्लेन करते, पुलिस आती है, वहां तक लोग बाइक लेके भाग जाते हैं, क्योंकि मतलब में वहां से इंफॉर्मेशन भी मिलती होगी, उनको पता चलता होगा कि ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई है उसकी वजह से। इसी वजह से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी कंट्रोल पॉइंट लिमिटेड करना चाहता है। एक अपने मैदान है, उसमें से 10 पॉइंट होगा तो 10 जगह से लोग भाग सकेंगे, 100 पॉइंट होगा तो 100 जगह से लोग भाग सकेंगे। इसलिए अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने यह सोचा कि इसके कंट्रोल पॉइंट को लिमिटेड करो, सिर्फ 2 कंट्रोल पॉइंट रखो। इसी वजह से वक्फ कमेटी ने 2 कंट्रोल पॉइंट का डिसीजन लिया था, मगर लोगों का मजमा आया, उन्होंने हमारे को बोला, उनकी बात में जायज हमको लगा, तो उन्होंने 2 की जगह हम लोग 4 पॉइंट किए। और वो 4 कंट्रोल पॉइंट पे, क्योंकि 2 कंट्रोल पॉइंट होता तो 2 वॉचमैन हम लोग रख सकते थे, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अभी 4 पॉइंट है तो 4 वॉचमैन रखने पड़ेंगे, या उसका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और ये बदी ना फैले। इसी वजह से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने ये डिसीजन लिया है कि भाई इसमें कोई भी व्हीकल अलाउ नहीं होगा। कहने वाले ये भी कहते हैं कि दूसरे सब कब्रिस्तानों में व्हीकल अलाउ हो रहा है, तो मतलब में क्यों ऐसा हो रहा है? तो हम लोग उनको वही कहते हैं कि दूसरे कब्रिस्तान में व्हीकल अलाउ है, वो भी रोकना है, वो भी सच बात है, मगर वहां बदी या न्यूसेंस इतना सब नहीं है। यहाँ बिजनेस हो रहा है, लोग रह रहे हैं, और उसके नापाकी इतनी सब बढ़ गई है, और गलत धंधे भी हो रहे हैं। तो वो सब चीजों को रोकने के लिए वक्फ कमेटी ने हार्श डिसीजन लेना पड़ा। कितने लोगों का ये भी कहना था कि 30 साल 50 साल से आप कभी ना रोका क्यों नहीं? तो हमारे उनको वही करना पड़ा, जागिया आती सवाल कुछ कभी तो रोकना पड़ेगा ना। एक गलत काम हो रहा है, उसको कभी कोई अपनी जिंदगी तक जाने दो, तक जाने दो, वो गलत काम है, तो गलत काम को रोकना जरूरी है। इसी वजह से वक्फ कमेटी ने डिसीजन लिया हुआ है। अवैध कब्जे की वजह से जो एहतराम है कब्रिस्तान का, उसको बनाए रखना, साफ सफाई करना कितनी बड़ी चुनौती है ये? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्रैक्टिकली कब्रिस्तान में हम सिर्फ फातिहा दरूद करने जाते हैं, तो मतलब मैं फुल की छोटी सी मतलब पन्नी जो अपने कैरी बैग होती प्लास्टिक की, वो फेंक देते हैं, तो कब्रिस्तान कितना गंदा हो जाता है। ये सिर्फ 1% है। 99% चारतोड़ा में और गलतियां आएंगी, जो मैंने ऑलरेडी मतलब मैं कह चुका हूं कि उसमें क्या होता है, किस तरह से बच्चे रहते हैं तो क्या होता है, उनके टॉयलेट बनते हैं, तो टॉयलेट बनते हैं तो खाड़कुआ कहां बनेगा? गटर लाइन तो है नहीं, क्योंकि वो तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो गटर लाइन तो बनेगा नहीं। तो उनका मतलब मैं जो कुछ भी मतलब मैं ह्यूमन एक्सक्रीटा बोलते हैं, मतलब मर रहेगा, वो कहां जाएगा? कब्रिस्तान के अंदर अपने खाड़कुए में जा रहा है। और वो तो ठीक, कितने लोग तो समझदार ऐसे अपनी समझदारी बोलते हैं कि नाला बना देते और कबर के अंदर पानी छोड़ देते। यानी आप सोचो ऐसे ऐसे काम हुए होंगे। और पहले चारतोड़ा कब्रिस्तान का लेवल भी डाउन था, तो लेवल भी डाउन था, उसकी वजह से मतलब आजू बाजू का सुबह पानी आता था। तो हम लोग ने मतलब मैं ये अपने क्या बोलते हैं रोड, अपने मेट्रो का काम चल रहा था, तो मेट्रो के काम के हिसाब से उस टाइम पे लोगों से बात करी डंपर से, और मट्टी नखवा के कब्रिस्तान का लेवल भी अप किया। तो लेवल भी अप करना इसलिए जरूरी था, अदरवाइज ऐसा होता था कि बारिश के दिन में सब पानी आ जाता था, और पानी चारतोड़ा कब्रिस्तान में इकट्ठा हो जाता था, और पानी इकट्ठा होने के बाद लाशें कब्र से बाहर निकल जाती थी।
ऐसे भी केसेस हुए हैं। आपको लगता है कि जो लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं उनका वो कोई सह दे रहा है, उसकी वजह से लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है कुछ, क्योंकि अलग अलग इलाकों में लोगों का दबदबा होता है और उनकी सह की वजह से इस संख्या को बढ़ रही है, ऐसा आपको लगता है? ऐसा केस अब अभी तक हमें लिस्ट में नहीं आया कि पर्टिकुलर एक आदमी ने कुछ 10 मकान बनवाए या 50 मकान बनवाए। होता है क्या कि मतलब मैं जैसा किसी ने मकान बनाया तो बाजू में देख के दूसरे आदमी की हिम्मत खुलती है, तीसरे की हिम्मत खुलती है। ज्यादातर अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड पे ऐसा ही आया हुआ है, किसी तरह से मतलब में मकान बढ़ते गए हुए। और हम लोग ने जब कोशिश की तो मतलब उसको मतलब में ज्यादा हम लीगल पावर से रोक नहीं सके, जैसा कि हमारे पास कोई मसल पावर है नहीं, कि हमारे पास ऐसा कोई पावर नहीं कि हम एक दिन में जाकर उसको रोक सकते हैं। तो हमारे उसको क्या करना पड़ता है, लीगली एक्शन लेना पड़ती है। तो उसमें अपने पुलिस में एप्लीकेशन करना पड़ती है, अपने कोर्ट में एप्लीकेशन करना पड़ती है, वक्त बोर्ड में जाना पड़ता है, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। तो उसकी वजह से वो स्लो प्रोसेस है इंडिया के सिस्टम के हिसाब से। तो उसकी वजह से मतलब में ये अवैध कब्जे बढ़ते गए और उसके अंदर मतलब में ये हाल होते गए। और कहने वाले मतलब में कैसा होता है फिर, मतलब में कैसा कि बाजू वाला बोलता है तो फिर क्या झूठ बोलते हैं। वक्त कमेटी में हम लोगों ने जाके 25,000 दे दिए, 50,000 बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मैंने वो मतलब में कैसा होता है, मतलब मैं झूठ बोल के किसी को रोक नहीं सके, कोई ऐसा लगेगा ये वाली बात होगी। तो ऐसा भी किसी के लोगों ने किया हुआ है, मगर ये बिल्कुल बातों में 101% मतलब में यानी ना सच्चाई है वाली वजह से कह सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों को उस वक्त जमीन दी गई थी वो कितना थी और अभी मौजूदा स्थिति क्या है? जितना लोगों को दी गई थी उसमें ही वो लोग रह रहे हैं या आगे बढ़ा लिया उन्होंने? अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उन वक्त पे हर एक को एक कमरे जितनी जगह दी थी, 10 फीट बाय 10 फीट की जगह दी थी, विदाउट टॉयलेट, सिर्फ 10 फुट बाय 10 फुट का शेल्टर। वक्त कंसेप्ट क्या था कि उस जमाने में जो हालात के मारे मतलब 1969 के राइट्स के अफेक्टेड लोग आए थे उनको शेल्टर दिया था, 10 फीट बाय 10 फीट की जगह दी थी। मगर आप आज देखते हो किसी के पास 2 रूम का कमरा है, किसी के पास 4 रूम का कमरा है, किसी के पास 10 रूम का कमरा है, किसी ने 1 रूम के 4 रूम बना दिए हुए हैं और अपने आउट ऑफ कंट्री के बांग्लादेशी लोगों को रहने के लिए जगह दे देते हैं, या किसी को मतलब मैं सेंटर की जगह देते और रेवेन्यू जनरेट करते होंगे, इनकम जनरेट करते होंगे। ऐसा गलत काम तो काफी कुछ हुआ है। एक चीज ये बताइए कि वक्फ एक्ट में बदलाव हुआ और उसकी वजह से जो संपत्तियां हैं वक्फ की, वो कितनी सुरक्षित हुई, संरक्षित हुई या नहीं हुई? मैं इतना ही कहेंगे, बदलाव वक्फ एक्ट में आया, एक्ट में काफी अच्छे लॉ आए और लॉ की वजह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मगर इंप्लीमेंट करने वाले कौन? हम ही। तो होता यह हैगा कि ये सब चीजों का इंप्लीमेंट लॉ के हिसाब से मतलब में कुछ ताकत मिली हुई है, मगर 100% ताकत ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपने आज किया और कल सॉल्यूशन आ जाएगा। वक्त में मतलब में कैसा हुआ कि डिसाइड किया गया कि पहले किराया 1 रुपए 2 रुपए किराया होता था, तो हमने वो डिसाइड किया कि भाई नहीं, किराया ऐसा नहीं होगा, किराया मार्केट वैल्यू के हिसाब से इतने परसेंटेज किराया होना चाहिए। ऐसी गाइडलाइन क्रिएट की। आपको मतलब में कोई इलीगल एंक्रोचमेंट करता है तो इलीगल एंक्रोचमेंट के अगेंस्ट में आप कोर्ट में मतलब में शादी कोर्ट में जाते थे, जब 25 सालों में डिसीजन आता था, क्योंकि मतलब में वो कोर्ट में सब केस होते थे। तो वक्त ट्रिब्यूनल बनी, तो वक्त ट्रिब्यूनल में केस हो रहा है, वक्त ट्रिब्यूनल डिसीजन लेता है, तो ट्रिब्यूनल के आगे हाईकोर्ट में जाना है, वो सब चलता है। प्रोसीजर हुआ है, स्पीड बढ़ी हुई है, मगर उसका रिजल्ट इतना फास्ट जो हम लोग सोचते इतना नहीं हुआ है। फिर भी रिजल्ट में बेहतरीन हुआ है, क्योंकि हम लोग अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के ट्रस्टी बन के आए थे जब पर मंथ की आमदनी सिर्फ 63,000 के करीब थी, 60,000 के करीब, यानी कह सकते हैं एवरेज। आज वो तकरीबन 14.5 लाख के करीब है। तो वो ये कुछ स्ट्रेंथ, ताकत थी, कुछ हमारी कमिटमेंट थी, कुछ मतलब लोगों की जद्दोजहद थी, उसकी वजह से आज ये रेंट की इनकम बढ़ी हुई है। तो उसका रिजल्ट तो मिल रहा है, मगर रिजल्ट थोड़ा स्लो है। और वो मतलब में हैगा जो हम लोग जितना सोचते हैं कि ये एक्ट में बदला तो जादू की छड़ी आ गई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और इंप्लीमेंट करने वाले हम ही है, हमारे एक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हमारा ये वक्फ कमेटी, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के ट्रस्टी जो अभी के करंट ट्रस्टी है, वो कमिटेड लोग आए, उन्होंने थोड़ा काम किया और रिजल्ट दिया, उसकी वजह से काम बढ़ा। मगर यही लॉ सबके लिए है। और ये देखा जाए तो गुजरात में आई डोंट थिंक 2-5 ट्रस्ट से आगे दूसरे ट्रस्ट की आमदनी बढ़ी है, बाकी के सब ट्रस्ट वही सो रहे, वही काम कर रहे, वही रफ्तार से जी रहे। जिस तरीके से अवैध कब्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या आपको जरूरत महसूस हो रही है कि वक्फ का जो एक्ट है उससे इससे भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए ताकि ऐसे लोगों पर नकेल कसा जा सके? बेशक, बिल्कुल। ऑलरेडी वक्फ एक्ट के अंदर मतलब 2-3 प्रोविजन थी। वक्फ की प्रॉपर्टी को पब्लिक, अपने जो पब्लिक प्रॉपर्टी में एनक्रोचमेंट को गिना जाता है ना, उस तरीके से उनको कंसिडर करना चाहिए। ये वक्फ का लॉ बना है, उस वक्त मतलब में लोगों का मतलब में सजेशन था, मगर उस वक्त पे सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, तो इसलिए लॉ के अंदर मतलब ये चीज प्रोविजन नहीं हुई। वक्फ के एक्ट को और ताकत मिलनी चाहिए थी, मतलब में वक्फ के ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, सर्वे बनना चाहिए, ये सब चीजों के ऊपर डिस्कस हुआ, बात हुई, मगर टेक्निकली देखा जाए नहीं हुआ। उससे तो बेहतर है, गुजराती में ना मामा का काम मामो बेहतर, वो अभी चल रहेगा।
हम लोग तो चाहेंगे और बेहतर हो, और रिजल्ट आए, और फास्ट ताकत हो, और वक्त की ताकत की वजह से कौम की मतलब में फिजिक अपने इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट हो सकता है, वो उसके जैसा बेहतर चीज लॉ के जैसा जकात। मैं तो काफी बार यूं कहता था, जकात अल्लाह ताला ने बनाई है गरीबों के लिए बनाई है, बिलो पॉवर्टी लाइन। वक्त की ताकत जो है वो मतलब में मिडिल क्लास फैमिली के लिए ज्यादा है, क्योंकि आज के जमाने में कोई 20,000 रुपए कमाता है, वो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए जब अपने स्कूल के अंदर पढ़ाने भेजा तो महीने के 2,000-3,000 रुपए की फीस है। जब प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाने बैठता है तो साल की मतलब में लाख 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए फी है। जो 20,000 कमाता होगा वो लाख 1.5 लाख फी कैसे भर सकेगा? तो उसके लिए वक्फ की आमदनी से मतलब मैं अपने वक्फ की प्रॉपर्टी को मतलब मैं प्रॉपर आमदनी में उसको कन्वर्ट करना चाहिए, उसको इकोनॉमिकल इंपावर कर सकता है कौम के लिए, वो बेहतरीन चीज हो सकती है। उसको मतलब हम लोग ने कभी नहीं सोचा। यानी जनरली देखा जाए ना कि मस्जिदों में कहते हैं, मस्जिदों में हम लोग क्या झोली लेके खड़े हो जाते हैं चंदे के लिए, और वक्फ का मकसद ही रहेगा कि मस्जिद की प्रॉपर्टी वक्फ होती है, उसमें से उसकी आमदनी होना चाहिए, और मस्जिद का जो खर्च हो रहा है उससे करते उसकी आमदनी की कम ज्यादा होना चाहिए, तो कभी चंदे के लिए खड़े नहीं रहना पड़ेगा। तो ये निजामत अल्लाह ताला ने मतलब में वक्फ के थ्रू मतलब हम लोगों को मुसलमानों को दी है, मगर वो निजामत मुसलमान समझाए नहीं है और उसकी सही तारे में इंप्लीमेंट प्रॉपर हुआ ही नहीं है। अहमदाबाद में सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के तहत बहुत सारी दुकानें थी, बहुत सारे होटल वगैरह थे, उनका बहुत मामूली किराया था, लेकिन आप लोग कोर्ट के रास्ते पर गए और बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हुआ। वो ऐसे कौन से मामले थे और उससे कितना फायदा पहुंचा? देखो, मैं आपने अभी थे वर्ड इस्तेमाल किया ना, प्रॉपर्टी थी नहीं, प्रॉपर्टी अभी भी वही है। प्रॉपर्टी एक भी प्रॉपर्टी कम नहीं हुई, यानी मैं थी नहीं बोलूंगा, हर चीज में है बोलूंगा। और आपने जो बताया वो केस में मैं आपको अभी एग्जांपल दिया कि पर मंथ 60,000 की आमदनी थी वक्फ कमेटी की, वो आमदनी 14.5 लाख रुपए हुई। वो सब ऐसे मतलब में एक पहलू गिनो के 10 पहलू गिनो के जब अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की तकरीबन 900 के करीब ज्यादा प्रॉपर्टी है। तो 900 प्रॉपर्टी में से उसके आमदनी में हम लोग ने कोर्ट केस किए, लोगों से नेगोशिएशन किया, लोगों को समझाया और लोगों से मतलब सोशल बॉयकॉट करवा के इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। उसका रिजल्ट मिला हुआ है। आज तकरीबन हम लोग ये कह सकते हैं कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की अभी जो आमदनी हो रही है वो 100% एफिशिएंसी से नहीं हो रही है, मुश्किल से 35-40% की एफिशिएंसी से हो रही है। बाकी का सेट यानी कहते हैं ना, एक कैरी है, कैरी को जो अपने रस निकालते हैं उसमें से 30% ही रस निकला, 40% रस निकला, और 60% मेरी बाकी है। उस पर भी हमारा फोकस चालू है, उस पर भी हमारी ये लड़ाई चालू है, वो कोर्ट में हम ऑलरेडी चालू है। ऑलरेडी ये होगा तो वो आमदनी उससे भी बेहतर हो जाएगी। यानी मैं पहले ऐसा बताता था कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की आमदनी एग्जांपल थी 1 लाख रुपए, खर्च थे 2 लाख रुपए। आमदनी बड़ी एग्जांपल अपने चंदने के आमदनी बना मतलब खर्च 2 लाख था, आमदनी बनी 2 लाख, खर्च बना 4 लाख। हम करते खर्च और आमदनी का रेशियो कभी मैच नहीं होता था। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 सालों से अब हमारा खर्च का रेशियो कम है और आमदनी का रेशियो ज्यादा है। उसकी वजह से अभी हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं। अभी ऑलरेडी हम लोग ने एक सिस्टम चालू की है, शिक्षा करके मतलब महंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। ये वक्फ कमेटी का सरप्लस पैसा बचता है, उसमें से हम लोग ये काम करते हैं। तो यही नियत वक्फ की हमारी ये नियत है कि जो कुछ भी सरप्लस पैसा बचता है उसकी कौम की खिदमत किया जाए। हमारे पास भी ज़कात का भी सरप्लस फंड आता है अल्हम्दुलिल्लाह। यतीम खाने का हमारा खर्च है उससे ज्यादा पैसा आता है, तो अभी उसमें से भी अभी हम लोग काम करते हैं। एवरी ईयर तकरीबन पिछले 2-3 सालों से मोर देन 14 से 16 लाख के करीब अदर यतीम बच्चे वक्फ कमेटी में रहने वाले के सिवाय यतीम बच्चे और है, उनकी हम अहमदाबाद के सब स्कूलों के बच्चे की फीस भरतेंगे, वो होता है। और दूसरा मतलब है जो साहब माल नहीं है, जो मतलब ज़कात के मुस्तहिक है, ऐसे लोगों के लिए मतलब उनकी प्रोफेशनल कोर्स की फीस भरी जाती है, वो भी तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए एवरी ईयर भरी जाती है। यानी अभी तक हमारे पास डेटा, जब से डेटा हम लोग ने रखना चालू किया वहां से लेकर तकरीबन ये चीज के अंदर मतलब में हम लोग ने तकरीबन 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को हेल्प कर चुके हैं एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए। ऐसे काफी कुछ काम होते हैं, मतलब में जो काम को मतलब मैं दिखाया लावारिस मैयत के काम होते हैं, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के काम होते हैं, लोगों को मतलब में इकोनॉमिकल एम्पावर करने जाए उसके लिए काम होना चाहते हैं। यतीम बच्चों को हम लोग पुराने यतीम बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, वो नौकरी करते हो तो उनको बिजनेस के लिए हम लोग मोटिवेट करते हैं, उनको लिए विदाउट इंटरेस्ट लोन मतलब में देते हैं। जो बिजनेस के लिए वो लोग काम करे उनको कोई रिक्शा दिला देते हैं, कोई को मतलब वो अपने अपने यूटेंसिल पॉलिशिंग का मशीन दिलवा दिया, कोई को मतलब मैं ऑलरेडी हम लोग समझे बिजनेस के लिए अभी एक जन का प्रपोजल आया हुआ है, उसके मतलब में उसके कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्री ना अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना अपने, उसके लिए भी हम लोग हेल्प करने वाले हैं। अभी एक बच्चे को ऑलरेडी अभी हम लोग ने हेल्प कर चुके हैं, उसके मतलब में उसने अपने जानवर का एक फार्म क्रिएट किया हुआ है,
अपने कनीज के पास, वहां फार्म के अंदर मतलब जानवर रखेगा, जानवर को बेच के वो पैसे उसमें कमाएगा। यानी हर एक इंसान को अलग अलग बिजनेस एंटरप्रेन्योर होते हैं। हम यतीम, ये सब हमारे एंटरप्रेन्योर, हमारे पुराने यतीम बच्चे हैं जो आज बड़े हो चुके हैं और अपने कहीं ना कहीं काम धंधा करते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का एक काम करता है, एक को मतलब मैं अपने स्टिक, अपने क्या बोलते हैं, टू व्हीलर के लिए मतलब मैं स्ट्रीट कवर का काम करता था, उसके लिए हमने उसको फाइनेंशियल हेल्प की। मतलब मैं इस तरह से एक चद्दर बेचने के लिए हम लोग ने हेल्प करके उसको मतलब मैं सेटअप के लिए काम किया हुआ। इस तरह से भी हम लोग काम करते। एक लड़की को हम लोग ने मतलब मैं क्या बोलते हैं, ब्यूटिफिकेशन का कोर्स करवा के उसको ब्यूटिफिकेशन का उसके सेटअप के लिए अपना काम करवा दिया। यानी ऐसे बहुत कुछ काम होते हैं। वक्फ कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह इतना सब काम करती है। लोग वहां आके देखेंगे या हमारा एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, उनको ख्याल, काफी कुछ ख्याल आएगा। मुस्लिमों को खासतौर से वक्फ कमेटी के बारे में या वक्फ बोर्ड के बारे में, दोनों के बीच अंतर नहीं मालूम है, या ऐसा कहें कि उनमें इतनी बेदारी नहीं है, इसको कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यानी ये बात में भी सच है कि अपने लोगों को ये चीज का पता नहीं है। यानी उनको क्या लगता है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी कोई भी होती है तो बोलते हैं कि ये कब्रिस्तान में ये गलती हो रही है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो उनको मतलब हमारे समझाना पड़ता है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी जैसा एक बड़ा सा मतलब मैं चेयर, उसका एक छोटा सा सेल है। हर एक वक्फ के ट्रस्ट अलग अलग है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी वक्फ बोर्ड को आंसरेबल है और वक्फ बोर्ड गुजरात स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन के ऑटोनोमस बॉडी में गुजरात स्टेट गवर्नमेंट करता है। वहां पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है और वो पॉलिटिकल पोस्टिंग से मतलब लोग आते हैं वहां पे वो काम करते हैं। वक्फ कमेटी अहमदाबाद की है और अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी 1914 से कायम हुई है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में 32 मस्जिदें हैं, 6 कब्रिस्तान है, 6 अपने दरगाह है बड़ी, वो सब काम चलते हैं। अपने एंशिएंट मॉन्यूमेंट की बिल्वे प्रॉपर्टी है वो है, हम लोग उस पर भी मतलब मैं हेरिटेज की मूवमेंट पे भी काम करते लेते हैं। लोगों को मतलब मैं विरासत हमारी कैसे पता चले उसके बारे में भी लोगों को गाइड कर सकते हैं। निजाम औकाफ के थ्रू, वक्फ के थ्रू लोगों को कैसे एम्पावर किया जाता है उस पर भी हम लोग काम करते रहते हैं। काम का मतलब बहुत कुछ चलता रहता है। क्या मुस्लिमों को आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक सिंपल बात का मैसेज देना चाहूंगा। ऐसे तो मैं 2-3 मैसेज देना चाहूंगा। पहला एक मैसेज देना चाहूंगा कि सच की राह में कभी खड़े रहे। सिर्फ व्हाट्सएप मीडिया पर जो कुछ भी आता है उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। उसको सच की जांच पे, पर्दा पे अपने खुद चेक करें और चेक करने के बाद आगे चलना चाहिए। उसके बाद मतलब में सच हो तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, गलत हो तो उसको रोकना चाहिए। और रोकना इस्लाम में जिस तरह से कहा है, तीनों तरीके से रोकना चाहिए। आपकी ताकत हो तो आप मतलब उसको हाथ से रोके, ना ताकत हो तो बोल के रख रोके, और उससे भी कम कमजोर हो तो कम से कम दिल में माने कि ये गलत है। ये चीज पहले काम की बात होनी चाहिए। दूसरी, वक्फ एक इतनी बड़ी अच्छा अल्लाह ताला निजामत दी हुई है। वक्फ की निजामत में जुड़े और वो निजामत के थ्रू कौम को इकोनॉमिकल एम्पावर किया जा सकता है। और इकोनॉमिकल एम्पावर करना ही मतलब में कौम की सबसे पहली जरूरत है। इकोनॉमिकल एम्पावर होगा। आज हमारी क्यों इज्जत नहीं है? क्योंकि हम देने वाले नहीं से लेने वाले हो चुके हैं और लेने वाले की कोई इज्जत नहीं करता, देने वाले की इज्जत करता है। हंसते हंसते मैं कितनी बार कहता हूँ, क्या छोटा बच्चा भी घर में मतलब मैं अपने चचा, 4 चचा होंगे उसमें 2 चचा जो चॉकलेट देते होंगे उनकी इज्जत करेगा, उनके पास जल्दी जाएगा। इसी तरह से इंडिया में भी वही हाल हो चुका है मुसलमान का। मुसलमान लेने वाला हो चुका है, इसलिए गवर्नमेंट हमारी इज्जत नहीं करती। हम जो दिन देने वाले बन जाएंगे गवर्नमेंट हमारी इज्जत करेगी। पारसी की इज्जत क्यों करते हैं, जैनों की इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि उनको इकोनॉमिकल एम्पावर हो चुके हैं, इसलिए उनकी इज्जत बढ़ चुकी है। कौम को इकोनॉमिकल एम्पावर करने की ताकत वक्त की निजामत के थ्रू है। उसको समझने की कोशिश करें और वो उसकी निजामत के साथ जुड़े और कौम को मतलब इकोनॉमिकल एम्पावर करेंगे। और इकोनॉमिकल एम्पावर होंगी तो कौम में हर किस्म की चेंज आएंगे, हर किस्म की तरक्की आएगी। तो ये थे रिजवान कादरी साहब, जो चारतोड़ा कब्रिस्तान के ट्रस्टियों में से एक है। इन्होंने एक पहल शुरू की है। अगर ये पहल शुरू ना की गई होती तो वो दिन दूर नहीं थे जब अहमदाबाद में लोगों को, अपने परिवार के लोगों को दफनाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम वक्फ कमेटी जो है वो लगातार काम करती रहेगी ताकि इस तरीके से जो अवैध निर्माण कब्रिस्तान के अंदर किए गए हैं उसको निकाल बाहर फेंका जा सके और जो कब्रिस्तान की अहमियत है उसको एक बार फिर से जिंदा किया जा सके।